हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैसे मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ ए सबस्पेस। ठीक है, इस लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ने वाले हम डायमेंशन ऑफ ए सबस्पेस। सबस्पेस की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, हम वेक्टर स्पेस तो पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आती भी है कई बार। अब देखो इसमें क्या है, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ K। हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V ऑफ K। ठीक है, उसका एक सबस्पेस है W। ठीक है, अगर उसका एक सबस्पेस है हमारे पास W, हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V ऑफ K। ठीक है, उसका एक सबस्पेस है W। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने। देन W इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, तो W एक फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ठीक है, ये हम प्रूव भी करेंगे कैसे होगा। एंड डायमेंशन ऑफ W, जो W की डायमेंशन होगी वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा। बिल्कुल होगा। अगर ये इसका पार्ट है, अगर मान लो V हमारा वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारा V, उसकी जो डायमेंशन होगी उसका सबस्पेस हमारा W है, तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो उससे कम होगी या फिर उसके इक्वल होगी। ठीक है, उसका उसी का पार्ट है। मान लो आपका शरीर का कोई पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपसे छोटा होगा या फिर आपके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो फर्दर V इक्वल्स टू W। अगर V W के इक्वल होता है, अगर मान लो जितने एलिमेंट्स V में हैं उतने ही W में है, या फिर V W के बराबर हो गया वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब डायमेंशन जो V की है वो भी डायमेंशन उसके W के बराबर होगी। डायमेंशन क्या होती है, जितने वेक्टर्स होते हैं सबस्पेस के अंदर, ठीक है, तो उतने ही इसके अंदर होंगे, जितने इसके अंदर होंगे। तो ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ये गिवन प्रूफ क्या है, गिवन दैट W इज ए फाइनाइट डायमेंशनल। ये दिया हुआ है कि W क्या है हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल। देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, W क्या है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी देखो, तो हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, अपने अंदर एक गलत धारणा बना के चलेंगे, मतलब उस तरह की नहीं। अब यहाँ पे देखो, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, सपोज मान लो एक तरह से, या फिर एज्यूम कर लो दैट W इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल। मान लो कि W एक फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, मान के चलते हैं। ठीक है, तभी तो प्रूव होगा। अभी मान लिया हमने W एक फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, देन W हैज इनफाइनाइट बेसिस। तो W के क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे। ठीक है, अगर W एक फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो। ठीक है, टेक S1 इज एन इनफाइनाइट बेसिस ऑफ W। मान लो एक S1 है जो कि W का इनफाइनाइट बेसिस है। ठीक है, अगर ये हमारा फाइनाइट डायमेंशन नहीं है तो इनफाइनाइट तो होगा ना, इनफाइनाइट बेसिस होंगे इसके। तो एक हमने S1 ले लिया इसका बेसिस, जो क्या कितना है, इनफाइनाइट बेसिस दे दो। ठीक है, तो S1 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट इन W। तो S1 क्या होगा हमारा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था अगर ये इनफाइनाइट बेसिस है तो। अब देखो, तो S1 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट इन V। अगर S1 जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है W के अंदर, देखो ये हमारा है V वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस है हमारा पूरा पूरा, इसका एक पार्ट है हमारा W। ठीक है, मान लो ये W है। ठीक है, ये वाला, तो S1 इसका ही है एक बेसिस। ठीक है, S1 ये हमारा बेसिस है। अगर S1 लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, W में, अगर S1 W में लीनियर इंडिपेंडेंट है तो V में भी तो है ना, V में तो पूरा ही है ये। ठीक है, तो V में भी तो होगा ना। S1 देखो, S1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट इन W, S1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट इन V। समझ में आया, V हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब देखो, बट S1 इज द इनफाइनाइट सेट। S1 क्या हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 क्या हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट ही नहीं होंगे इसके अंदर वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो, अगर इनफाइनाइट सेट है तो S1 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है। ठीक है, ऑफ V का एक लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, हैविंग, जिसके क्या होंगे, मोर देन n एलिमेंट्स। देखो हमारा जो V है वेक्टर स्पेस, ठीक है, उसके अंदर उसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, अगर मान के चलते हैं हम डायमेंशन ऑफ V अगर n है। ठीक है, n है, इसके अंदर n नंबर ऑफ वेक्टर्स है इसके सेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है ना हमारा n, तो n क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसकी डायमेंशन है। अब देखो, अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब n से ज़्यादा होगा, मतलब ये लिख रखा ना, हैविंग मोर देन n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स से ज़्यादा होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो n एलिमेंट्स के n से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये हमारी विच इज़ द कॉन्ट्राडिक्शंस। ये अब आज हमें कैसे हुआ, हमारी गलत जो हमने अज्यूम किया है, गलत एजम्पशन के कारण हुआ है प्राप्त, है ना। जो हमने सब कुछ सोचा, क्या सोचा हमने कि ये एक हमारा W क्या हुआ,
नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, डब्ल्यू को हमने फाइनाइट डायमेंशनल माना नहीं, इसलिए हमारा क्या आ गया, ये हमारा गलत आ गया। ठीक है, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा इसका मतलब ये इनफाइनाइट बेसिस होंगे इसके, अगर इनफाइनाइट बेसिस होंगे इसका मतलब ये अगर इसी का पार्ट हो गया इसी से ज़्यादा हो रहे हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब इसकी वी की डायमेंशन तो n है, इसकी इस पूरे की डायमेंशन तो इसकी मतलब इसकी औकात तो है सिर्फ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। ठीक है, वी की औकात कितनी है कि n एलिमेंट्स ही आ सकते हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, मान n को छोड़ो, तो मान के चलो यहाँ पे 4 है, वी के अंदर 4 ही आ सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते। बल्कि इतना बड़ा बॉक्स है इसके अंदर 4 लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, मान के चलो, बट डब्ल्यू के अंदर इससे कम आएगा, सीधी सी बात, अगर कम छोटा इसका स्पेस। ठीक है, इसके अंदर मान लो 2 लीटर आ सकता है। तो S1 है जो उसके अंदर तो इनफाइनाइट दे रखा है कि n से भी ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब 4 से ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, इसका मतलब तो ये हमने जो माना है ये गलत है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत है, तो आवर एजम्पशन इज रोंग, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, रोंग। तो डब्ल्यू इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, ये तो हमें पता चल गया कि डब्ल्यू क्या है हमारा एक, ये हमने प्रूव कर दिया कि डब्ल्यू हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा अगर ये उसका सबस्पेस है तो। ठीक है, अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ऑफ के का एक सबस्पेस है डब्ल्यू, तो वो क्या होगा, वो भी एक फाइनाइट डायमेंशनल ही होगा। यहां तक हमने प्रूव किया, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट करो, इसको आगे समझाते हैं फर्दर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या हुआ आगे, टेक डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल्स टू एम। आपकी बार क्या करेंगे हम, जो डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो हम एम लेंगे। ठीक है, एम मतलब उसके अंदर m नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, उसका जो बेसिस होगा उसके अंदर m नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और w क्या है हमारा, एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। ठीक है, जो कि v ऑफ k है हमारा। ठीक है, इसकी अब डायमेंशन हमने ली m, तो नाउ वी हैव टू शो दैट m जो होगा हमारा, मतलब कि w क्या है हमारा, एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस v का। ठीक है, v हमारा एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, उसका सबसेट है हमारा w। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, W इज सबसेट ऑफ P। ठीक है, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। अब ये इसका सबसेट है, मतलब इसमें क्या है, इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे वे या तो इससे छोटे होंगे, मतलब इससे कम होंगे, या इसके इक्वल होंगे जितने इसके अंदर है। ठीक है, यही होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते क्योंकि इसका सेट है, इसी का एक पार्ट है ना, ये दो पार्ट में तो या तो इसके इक्वल हो सकते हैं या फिर इससे छोटे होंगे। ठीक है, या इससे कम होंगे। अब देखो यहाँ पे m हमने लिया, m इसकी डायमेंशन कितनी ली, m। ठीक है, इसके अंदर कितने वेक्टर होंगे, m तक होंगे। ठीक है, और m हमेशा या तो छोटा होगा, कम होगा n से, या फिर इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से पता चल गया ना। अब देखो आगे, तो लेट मान लेते हैं इसका जो बेसिस है w का वो S1 है। ठीक है, और S1 अगर बेसिस होगा उसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे वे कितने होंगे, m तक, m नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो 1 से लेके 1 2 3 और m तक चलेगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, और b है बेसिस ऑफ w का बेसिस ले लिया हमने। ठीक है, S1। अब देखो S1 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन w। अब देखो S1 लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है w के अंदर। ठीक है, अगर w के अंदर है तो v के अंदर भी तो होगा ना, क्योंकि v किसका, w किसका पार्ट है, v का। ठीक है, तो v के अंदर जो भी चीज होगा, जैसे w है v के अंदर, तो w के अंदर जो भी चीज होगा वो भी v के अंदर ही है। ठीक है, अब देखो S1 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन vb। ठीक है, इस v के अंदर भी है। ठीक है, अब देखो एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v ऑफ k कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ v। मतलब कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है जो कि वेक्टर स्पेस इस v का, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं एक बेसिस फॉर्म करने के लिए, किसका बेसिस, v का बेसिस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कैसे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, अब देखो देयर एग्जिस्ट ए बेसिस s, यहाँ पे एक बेसिस s भी एग्जिस्ट करेगा। S1 तो हमने मान लिया किसका, w का, क्योंकि इसका v का पार्ट था। ठीक है, अब v का भी तो है ना एक हमारे पास, जो कि देखो कहाँ गया, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, ये जो v का बेसिस भी तो है ना हमारे पास, क्या होगा वो s है। ठीक है, तो ऑफ v का। ठीक है, सच दैट, तो क्या होगा अगर हमारे पास v का बेसिस भी है और w का बेसिस भी है, और v का पार्ट है w। ठीक है, v का सबसेट है w, तो जो अब इसका जो बेसिस है v का वो s होगा, और इसका जो बेसिस है वो w का वो क्या होगा, s1। तो s1 भी तो एक जो बेसिस है वो इसका ही तो पार्ट होगा ना, इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब देखो यही लिखा है हमने, देखो यहाँ पे S1 इज सबसेट ऑफ S। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1, जितने भी एलिमेंट होंगे ना S1 के अंदर वो या तो कम होंगे S से या फिर उसके इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका सेट है, ये उसका सबसेट है। ठीक है, WV का सबसेट है इसलिए। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, जितने भी S के अंदर होंगे उससे कम होंगे S1 के अंदर, या फिर उसके बराबर होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो
हाँ देखो m इज लेस देन इक्वल टू n, तो जितने भी एलिमेंट v के अंदर हैं उतने उससे कम या उसके इक्वल होंगे m के अंदर, जो w के अंदर, ठीक है, m नंबर ऑफ। अब देखो तो डायमेंशन ऑफ w क्या हो जाएगी, जो w की डायमेंशन होगी वो हमेशा कम या इक्वल हो सकती है डायमेंशन ऑफ v के, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। अब सेकंड पार्ट ये हमने प्रूव कर दिया ना कि ये भी कि हमारा यहाँ तक डायमेंशन जो है w की वो हमेशा लेस देन इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ v, ठीक है, यहाँ तक प्रूव किया हमने। अब देखो क्या करेंगे, इफ अगर हम मान लेते हैं कि v जो है v w के बराबर हो जाते, ठीक है, अगर ये v w के बराबर हो जाए, मतलब जितना ये v है हमारा, ठीक है, v एक है ये पूरा पार्ट, इतना ही w हो जाए, मतलब इसी का पार्ट है, इससे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं, ठीक है, इतना ही w हो जाए, ठीक है, जितना भी है उतना ही w हो जाए, मतलब कवर कर रहा है इसका पूरा का, ठीक है, समझने के लिए। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब इनका साइज जो भी है, मतलब विड्थ वगैरह जो भी है सभी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल हैं, देखो अगर इक्वल हो जाती हैं तो क्या होगा, देन w इज ए सबस्पेस ऑफ v एंड v इज ए सबस्पेस ऑफ w। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि w v का सबस्पेस है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, w इज ए सबस्पेस ऑफ v, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज ए सबस्पेस ऑफ w, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसी बात। तो अगर ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो w इज ए सबस्पेस ऑफ v और v इज ए सबस्पेस ऑफ w, ठीक है। अब देखो आगे, तो डायमेंशन w की कितनी है, जो w की डायमेंशन होगी वो लेस देन इक्वल डायमेंशन ऑफ v, है ना, और ऐसे लिख सकते हैं हम, देख तो ऐसे डायमेंशन जो w की होगी, इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर w v का सबसेट है, अगर w v का सबसेट है तो हम उस केस में क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ w क्या होगी, डायमेंशन ऑफ w लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, लिख सकते हैं इस केस में। और सेकंड केस तक क्या था, अगर v इसको बोल सकते हैं अगर इक्वल है तो v जो होगा हमारा सबसेट किसका, w का, ठीक है। इसमें केस में कैसे कह सकते हैं हम, इस केस में कह सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ v लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, ठीक है। इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों केस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा पता है, क्योंकि दोनों में इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ w इक्वल आ जाएगी हमारी किसकी, डायमेंशन ऑफ v की, जितने इस w के अंदर होंगे। अगर ऐसे ये अगर हमारा सेटिस्फाई होता है कि v इक्वल्स टू w है, तो हमारे जितने एलिमेंट या फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट v के अंदर होंगे, जितने नंबर ऑफ वेक्टर v के अंदर होंगे उतने ही w के अंदर होंगे, क्योंकि उसका पार्ट ये इक्वल है दोनों, ठीक है। इनको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आगे क्या लिखा देखो, तो डायमेंशन ऑफ w लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दो पार्ट मिलते हैं यहाँ से, है ना, इसको इसका सबस्पेस बोलो या फिर इसको इसका सबस्पेस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल आ जाएगी हमारी किसके, डायमेंशन ऑफ w, ठीक है, ये केस हुआ हमारा, है ना। अभी और करते हैं इसको नोट, पहले इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, कन्वर्सली सपोज दैट डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन w, डायमेंशन ऑफ w इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v लिखो, या फिर डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ w लिखो, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल होगा, ठीक है। अब इक्वल अच्छे से प्रूव करेंगे इसको, वो हमने बताया था कि कैसे होगा। लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ w इक्वल्स टू n, मान लो ये n है, ये तो हमें पता है ना कि v डायमेंशन ऑफ v कितनी है, n है, और w भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, अगर ये इक्वल है तो इसके, ठीक है। तो अब देखो लेट s बी ए बेसिस ऑफ w, मान लो s क्या है हमारा, w का बेसिस है। अगर देखो हमने क्या किया था, v जो था v का बेसिस क्या था, s, ठीक है, और w का बेसिस क्या था, s1। अब अगर दोनों इक्वल हैं तो s किसका बेसिस हो जाएगा, w का होगा ना, इसका भी सेम होगा, दोनों का सेम हो जाएगा बेसिस। अब देखो देन l ऑफ s, अगर लीनियर स्पैन करेंगे, हमें पता है, आपको पता है ना क्या होता है लीनियर स्पैन, इसको s w को स्पैन करेगा, ठीक है, एंड s हैज n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो s के कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, s के n नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि s किसका हो गया हमारा बेसिस w का, और v का भी होगा। देखो ऑल्सो s इज ए सबसेट ऑफ v, और हमें पता है कि s v का सबसेट है। अब देखो एंड s हैज n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और s के कितने लीनियर इंडिपेंडेंट है, n नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो दैट इज, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, देखो ये जो है हमारा, ये है v हमारा है, उसका सबसेट कौन सा है, w, और w किसका सबसेट है, s किसका सबसेट है, w का, ठीक है, दोनों हो गए। अब देखो यहाँ पे ये वाला, दैट इज s इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट इन v, और s के हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है किसके अंदर, v के अंदर, ठीक है,
अब देखो S इज ए बेसिस ऑफ V, तो S V का भी बेसिस होगा, ठीक है। अगर हमने क्या बताया ये इसका पार्ट है तो इसका तो बेसिस होगा ना ये, ठीक है। अब देखो तो लीनियर स्पैन करेगा, लीनियर S किसको स्पैन करेगा, V को भी तो स्पैन करेगा ना। अगर W को कर रहा है यहाँ पे तो V को भी करेगा क्योंकि इसी का पार्ट है, ठीक है। अब देखो तो हमारा अगर ये इसको स्पैन कर रहा है तो अभी देखो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा L ऑफ S इक्वल्स टू W और L ऑफ S इक्वल्स टू W, तो L ऑफ S की जो वैल्यू हमने यहाँ से सिंपली पुट कर दो, ये W के इक्वल है तो यहाँ पे W रख दो L ऑफ S की जगह, तो W या फिर इन दोनों को इस तरफ लिखो इस तरफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इक्वल्स टू W आ गया है ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो नोट डालो इसमें, नोट डाल के क्या करना है आपको, सबसे पहला नोट, 3 नोट है वो की इंपॉर्टेंट है। अब देखो इफ W इक्वल्स टू 0, एक सेट के अंदर 0 है, अगर W की वैल्यू जो इसके सेट है उसके अंदर 0 है तो देन द डायमेंशन क्या होगी इसकी, 0 ही होगी, 1 नहीं होगी इसकी डायमेंशन, 0 होगी, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी हमारी, 0 होगी, अगर 0 है उसके अंदर, ठीक है, चाहे कितने भी 0, ठीक है, 0 होगी। अब देखो वेक्टर्स, सेकंड पॉइंट, इफ W इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन, अगर W जो है हमारा प्रॉपर सबस्पेस है किसका, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, देन W इज ए फाइनाइट डायमेंशन एंड, तो हमारा W क्या होगा, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, उसका सबसेट। तो एंड डायमेंशन ऑफ W क्या होगी हमारी, लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ V के, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो। अब देखो इफ V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल एंड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर V हमारा, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस और लिख लेना, ठीक है, एंड W इज ए सबस्पेस ऑफ V, और V तो हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W क्या है उसका एक सबस्पेस है, ठीक है, V का, सच दैट, तो क्या हो जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ V होगा जो वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ W के, और V इक्वल होगा W के, ठीक है। अगर V W के इक्वल होगा तो डायमेंशन तो सीधी सी बात इक्वल ही होगी, है ना। अगर ऐसा है तो होगा ये, ठीक है, नोट हमने प्रूव किया है अभी, है ना, ये तीनों पॉइंट अच्छे से प्रूव किए हमने, ये हमने बता दिया अभी। इसके अंदर 0 होगा तो क्या होगा हमारा इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0। तो आप इसको अच्छे से नोट करो अगर आपने नहीं किया है तो इसको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। रो इक्विवेलेंस ऑफ ए 2 मैट्रिसेस क्या होता है, रो इक्विवेलेंस ऑफ ए 2 मैट्रिसेस क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स, देखो एक मैट्रिक्स A को हम रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स कब बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स B कब बोलेंगे, जब इफ एंड ओनली इफ, इसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ B कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम A, ठीक है। अगर B जो है हमें A द्वारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जैसे A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस पर कुछ हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे, उसके बाद जो हमारी जो मैट्रिक्स आती है B, उसको हम बोलते हैं रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो B कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है B, ठीक है, किससे A मैट्रिक्स से B हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे उसको, ठीक है, कि ये ये है ना रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स B, ठीक है, उसको बोल देंगे हम रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये था रो का, अभी कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। कॉलम इक्विवेलेंस ऑफ ए 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, ए मैट्रिक्स A इज सेड टू बी कॉलम इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स B, एक मैट्रिक्स को कॉलम इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स B कब बोलेंगे, जब क्या होगा, उसमें था हमने रो ऑपरेशन लगाने के बाद, एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसमें हमने रो ऑपरेशन लगाए, उसके बाद हमारे पास आई B मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हमने बोल दिया रो इक्विवेलेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमारे पास A मैट्रिक्स है, उस पर अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसको B को मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे हम, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि कॉलम इक्विवेलेंस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नोट डालो, इसमें नोट डाल के क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आर, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, कैसे लगाते हैं हम, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 3 तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा नहीं लगा सकते हम। अब देखो फर्स्ट क्या है, इंटरचेंज ऑफ द ith एंड j थ्रोज, हम क्या कर सकते हैं, i थ्रो जो होती है हमारी, ठीक है, i थ्रो और j थ्रो को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है,
ऐसे एक मैट्रिक्स है, उसके बाद उसमें यहाँ पे A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये हमारी क्या होती है रोज, ये ऐसे रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स बनाए मैंने। ठीक है, इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में ये होते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम ith एंड jth रोज को जो क्या है हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जो रो है ये हमारी रो 1 है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी रो 1 है और ये रो 2 है। ठीक है, ये रो 3 है। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, मतलब इस रो 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रो 3 को वहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इनका इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑपरेशन लगा के ऐसे, अगर मैं लिख दूँ R1 इंटरचेंज टू R3 तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐसे लिख सकता हूँ मैं। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि R1 इंटरचेंज R3, दोनों की तरफ ऐसे एरो लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये इसमें हो सकती है, ये इसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, तो R1 जो रो है वो थर्ड स्पेस में आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट में चली जाएगी। ठीक है, ये पूरी रो उठ के, तो ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा RI इंटरचेंज टू RJ। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई द ith रो एंड बाय ए नॉन जीरो स्केलर K। हम ith रोज को, ये रो है हमारी R1 R2 R3 जो रो है हमारी, इन किसी भी रो को एक पकड़ लो इसको। ठीक है, उस पर अगर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं इस तरह का कि हम उसमें कोई भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, पूरी रो में कराना पड़ेगा बट, है ना। जैसे R2 हमने पकड़ लिया तो R2 में हम कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, जैसे कि नॉन जीरो हमारा स्केलर है K ऐसे लिख देना। RI को मान लो RI पे हमने ऑपरेशन लगाया, R2 मान लो इसको आएगी। ठीक है, R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया तो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 जो भी है RI। ठीक है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस रो में जितने भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, आए समझ में। इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, फर्स्ट में हम इंटरचेंज कर सकते हैं कोई भी रो को। ठीक है, सेकंड में हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं किसी भी रो में एक नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड कंडीशन जो है एडिंग टू द ith रो K टाइम्स द jth रो, मतलब ith रो में जिस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें हम K टाइम्स दूसरे जो हमारी रो है उसको K टाइम्स मल्टीप्लाई करके, कोई भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई करके हम उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, जैसे कर रखा है आई रो इस पर मैंने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, RI पे, तो RI पे लगाएंगे तो यहाँ पे RI लिखना होता है स्टार्टिंग जिस पे ऑपरेशन लगाते हैं, इस पर ऑपरेशन लगेगा तो ये ही चेंज होगी। ठीक है, ये वाली रो, तो इस पे लगेगा तो प्लस करा सकते हैं इसको, किससे, जिस रो के साथ हम इसको ऐड करना है। ठीक है, RJ पे करना है तो RJ के इसके रो के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक नॉन जीरो स्केलर जो कि K है हमारा, फिर इसको ऐड करा सकते हैं। ये हम 3 कंडीशन ही कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को परफॉर्म करते वक्त। ठीक है, ये हमारे 3 कंडीशन बता दी नोट्स के साथ, और आपको पता चल गया कि रो इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रो इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जो कि हमें जो एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है उस पर अगर हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है बी, उसको हम बोलते हैं रो इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसी मैट्रिक्स जो कि ए मैट्रिक्स को अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी बी, उसको हम बोल देंगे कॉलम इक्विवेलेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और रो इक्विवेलेंस क्या होता है, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, मैं बता दिया आपको कि 3 तरीके से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं और ऐसी इतने 3 तरीके से हम कॉलम लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो था हमने आज करा है नेक्स्ट नया टॉपिक, और इसके बाद और कुछ नए टॉपिक करने वाले हम। ठीक है, इस आज के लेक्चर में बस इतना ही बताऊंगा मैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो फैला दो वीडियो को जितना हो सकता है। और हमारा कोर्स अभी मैं इसको जल्दी ओवर करेंगे इसको। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा को थोड़ा सा मतलब अभी रहता है आधा पार्ट। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि इस मंथ कंप्लीट करने की। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।